अब क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर दिस T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये शो करो जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट वाला किया था, तो बताओ ये कैसे होगा। बहुत बढ़िया, T1 एक ये ट्रायंगल है, ये खुद से सिमिलर तो होगा ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर T1 और T2 सिमिलर है तो T2 और T1 भी सिमिलर होंगे, ठीक। बहुत बढ़िया, लिख लोगे ना इसको, ठीक। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब कह रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, 3 राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, एक की साइड दिया हुआ है 3, 4, 5, ठीक है, ये T1 की साइड दे दी उसने, ठीक है, T2 की साइड उसने दे दी 5, 12 और 13, T3 की साइड दे दी 6, 8 और 10। कह रहा है कि विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, इन तीनों ट्रायंगल में से कौन से दो ट्रायंगल हैं जो रिलेट कर रहे हैं, या क्या तीनों ट्रायंगल रिलेट कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा ट्रायंगल है। इस रिलेशन के हिसाब से सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, सिमिलैरिटी कहता है कि इक्विवेलेंट साइड्स, सॉरी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इसमें कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। क्या कहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। corresponding sides of similar triangles are proportional। ठीक है, ये रूल है किसके लिए, सिमिलैरिटी में, ये नियम आ जाता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में। तो ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ पे 3/5, 4/12 और 5/13, क्या ये इक्वल हो रहे हैं, नहीं। 5/6, 12/8 और 13/10, क्या ये इक्वल हो रहे हैं, नहीं। लेकिन 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, ये हो रहे हैं सब। देखो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी कि T1 जो ट्रायंगल है वो T3 ट्रायंगल से सिमिलर है। तो अभी रिलेशन तो मेरा सिमिलरिटी पे ही बात कर रहा है, तो मैं आराम से क्या कह सकता हूं कि विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, ट्रायंगल T1 is related to triangle T3। T1 जो है वो T3 से रिलेट कर रहा है, रीजन क्या है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। कर लेंगे इसके सवाल को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 3 चीज समझ लें पहले। एक होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को हम लोग समझ लें सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, एक हमने फंक्शन माना f कहां से कहां तक, x से y पे। ठीक है, रिलेशन भी ऐसे था, कहीं से कहीं तक जाता था, दो चीजों पे रिलेट करता था। फंक्शन भी हमने दो चीजों पे बात करी। ठीक है, तो मान लो मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, x और y ये दोनों सेट हो गए, इसमें हो गया 1 2 3 4 5, इसमें हो गया 3 6 7 8 9। ठीक है, तो जो x के एलिमेंट है, x का जो भी एलिमेंट होगा ये हमारा कहलाएगा डोमेन। यहां पे अगर मैं डोमेन आपसे पूछूं तो क्या होगा जी, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा डोमेन हो गया। क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया डोमेन। डोमेन समझ में आया, क्या हुआ, एक्स के जो भी एलिमेंट हुआ मेरा वो डोमेन हो गया। अब वाई कोडोमेन और रेंज की बात करता हूं। रेंज समझना है, यहाँ पे रेंज क्या होगा, देखो रेंज यहाँ पे सेट, वो सेट के एलिमेंट होंगे
जिनका प्री इमेज है। ठीक है, देखो यहां से, क्या 3 का प्री इमेज है 6 का है, बिल्कुल है, 7 का है 8 का है, बिल्कुल है। क्या 9 का भी कोई प्री इमेज है? ठीक है, या 9 किसी से सॉल्यूशन आया है? क्या 9 किसी का इमेज बना है? नहीं बना। तो यहाँ रेंज क्या होगा? 3 6 7 8। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन में कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी दूसरे सेट के एलिमेंट होंगे उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब एक चीज यहाँ पे और अराइज होती है कि सर इस केस में तो ऐसा हुआ कि एक्स के सारे एलिमेंट ने इमेज दिया, इसलिए आपने स्पष्ट से कह दिया कि डोमेन एक्स के सारे एलिमेंट हो गए। तो क्या ऐसा हमेशा होता है कि एक्स के सारे एलिमेंट ही डोमेन होते हैं? क्या एक्स के सारे एलिमेंट डोमेन होते ही होते हैं? तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन है एक्स से लेके वाई तक। ठीक है, एक्स और वाई ये दो सेट बन गए। ठीक है, एक्स में हो गया ए बी सी डी ई और वाई में हो गया 1 2 3। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? पहले तो मुझे इनमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे करके रिलेट कर गए। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा और रेंज क्या हो गया और कोडोमेन क्या होगा। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो डोमेन होगा ए बी डी और ई होगा, सी नहीं होगा। सी यहाँ पे डोमेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक चीज समझना, डोमेन की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है एज पर दैट थिंग, कि जिस भी सेट के एलिमेंट के इमेज बने हो, ठीक है, वो ही हमारा डोमेन कहलाएंगे। तो इन सब के इमेज बने हैं, सी का कोई इमेज नहीं है तो ये डोमेन में नहीं आएगा। कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3, रेंज की भी बात करूं तो 1 2 3। यहाँ एक चीज और गौर करने की चीज है कि रेंज और डोमेन इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, रेंज और डोमेन इक्वल नहीं है, लेकिन रेंज जो है वो डोमेन का, सॉरी कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक, तो और सबसेट इक्वल सेट, बात इक्वल सेट अगर है तो सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो रेंज और कोडोमेन में रिलेशन क्या है? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आया? पक्का? चलें आगे। यानी अगर डोमेन की डेफिनेशन आपको अगर समझनी हो तो डोमेन वो होता है सेट के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज बनी हो। हर सेट का वो एलिमेंट जिसका इमेज बना हो। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 पांचों का इमेज बना है, तो ये यहाँ पे डोमेन हो गया। इस वाले केस में ए बी सी डी ई वाले में ए बी डी ई का इमेज बना है, तो ये डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है वाई, यानी जो दूसरा सेट है जो कि इमेजेस हैं, वो सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन कहलाते हैं जिनके प्री इमेज बनते हैं। ठीक है, अगर उसमें से कोई खाली भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोडोमेन कहलाएगा, हर एलिमेंट दूसरे सेट का। ठीक, फिर बात करता है जब रेंज, रेंज कहता है कि जिस भी इमेज की प्री इमेज हो ये वो हमारा रेंज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 3 6 7 8 है, 9 नहीं है तो वो रेंज नहीं होगा, वो कोडोमेन में आएगा। और यहाँ पर 1 2 3 दोनों तीनों आ रहा है तो ये रेंज भी यही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन के टाइप्स के। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? कंसीडर करो ये चार मैंने फंक्शन बना रखे हैं, f1 f2 f3 और f4। इन चारों से हम लोग चीजें समझेंगे क्लियरली। अगर मैं देखूं तो अच्छा, एक चीज मेरे को यहाँ पे बताओ कि क्या यहाँ पे किसी फंक्शन में चलो सबसे पहले देखो, मैंने चार फंक्शन यहाँ पे बनाए हैं। आप इसमें सबसे पहले ये चीज चेक करो कि क्या ये चारों फंक्शन हैं। अब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब होंगे, तो फिर भी आपका क्या काम है, एक बार चेक कर लेना। यानी आपको ये देख लेना है कि क्या किसी इमेज की दो प्री इमेज तो नहीं बन रही है, सॉरी किसी प्री इमेज की दो इमेज तो नहीं बन रही है। तो देखो ध्यान से, नहीं, वन किसी की भी दो इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, हाँ दो प्री इमेज जरूर है, ठीक है, लेकिन दो इमेज नहीं बनेंगी। किसी एक इंसान की अगर तस्वीर देखोगे तो वो एक ही दिखेगी। एक इंसान किसी एक आईने में अलग और दूसरे आईने में अलग नहीं दिखेगा, दोनों आईने में वो सेम ही दिखेगा।
ठीक है, लेकिन आईना आपको कंसिडर क्या करना है कि दोनों आईने वही हो, प्लेन ही हो, पता चले एक कनकेव ले लो एक कन्वेक्स ले लो, कहो सर एक में मोटा दिख रहा है एक में पतला दिख रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि आईना सेम हो, या प्लेन ही हो या कन्वेक्स ही हो, तो आप देखोगे तो दोनों में उसकी इमेज सेम ही दिखेगी। तो उस तरह का फंक्शन अगर ऐसे अलग अलग दिख जाता तो फंक्शन ही नहीं कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फंक्शन दे दिए, f1 f2 f3 f4। अब पहले डेफिनेशन कहती है अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y, ठीक है, इज डिफाइंड टू बी 1 1, या उसी को इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब हर उस पे अलग इमेज बनाता रहे, डिस्टिंक्ट इमेज बनाए। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन कौन से 2 फंक्शन है कौन कौन से फंक्शन है जिन पे इमेज अलग अलग बन रही है, तो f1 है और f4 है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो f1 एंड f4 आर फॉर्मिंग डिस्टिंक्ट इमेजेस, है ना। f1 और f4 को अगर मैं देखूं तो यहीं पे अलग अलग इमेज बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस को हम 1 1 कहते हैं। ठीक है, यानी एक का एक ही इमेज बने, ठीक है, उसको हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। या फिर ऐसा भी समझ लो कि एक इमेज का सिर्फ एक ही प्री इमेज होना चाहिए, तो इमेज तो एक ही बनना है। ठीक है, एक इंसान की एक ही इमेज बनेगी, 2 इमेज तो बन नहीं सकती, 2 इमेज बनेगी तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो समझना कहां से है कि अगर किसी की इमेज बनी है तो उसकी एक ही प्री इमेज हो, अगर 2 प्री इमेज हो गई तो फंक्शन तो कहलाया पर वो 1 1 नहीं कहलाया। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन। क्या कहते हैं? मैनी वन। तो 1 1 और मैनी वन में यही फर्क है कि एक इमेज की सिर्फ एक अगर प्री इमेज हो तो वो 1 1 हो गया, अगर एक से ज्यादा प्री इमेज हो जाए तो वो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 1 नहीं कहेंगे, मैनी वन सीधे कह देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आऊं अलजेब्रिकली, तो अगर x1 x2 x कैपिटल X के एलिमेंट है तो fx1 बराबर fx2 अगर होगा तो इसका मतलब x1 और x2 भी बराबर होंगे। ठीक है, इससे क्या इंप्लाई होता है? fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 शुड बी इक्वल टू x2। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मैनी वन हो जाएगा। तो 1 1 की डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, दूसरा कहता है डेफिनेशन अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f। y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी का इमेज होना ही चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कह देते हैं कि दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें सारे के सारे जो इमेज हैं, क्या इन सबका प्री इमेज बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, ये रह जाएंगे 2, इस केस में भी रह गए। ठीक है, क्या इस केस में भी रह रहे हैं? थर्ड में देखो सबका प्री इमेज है, फोर्थ में भी देखा जाए तो सबका प्री इमेज है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो f3 f4 आर ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, f3 और f4 क्या है? ऑन टू फंक्शन है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाला f2 जो है वो हो रहा है ना, मैनी वन फंक्शन हो रहा है ना। f2 और f3 यहाँ पर मैनी वन हो रहे है ना। तो यहाँ ऑन टू समझ में आया, f3 और f4 मेरे जो हो गए ऑन टू फंक्शन है। ठीक, अब इसको मैं लिखूंगा कैसे मैथमेटिकली? fx इज इक्वल टू वाई, या फिर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा y इज इक्वल टू fx लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से फंक्शन लेके सॉल्व हम लोग करना शुरू करते थे। अब देखो रिमार्क क्या कह रहा है कि f such that x to y is on to if and only if range of f is equal to y, यानी x से y सेट पे फंक्शन में ऑन टू तभी f कहलाएगा जब जो उसकी रेंज होगी, ठीक है, जो रेंज होगी हमारे फंक्शन की वो y सेट के बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे रेंज क्या आपका आ रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो इस केस में f3 के केस में रेंज आ रहा है ABC और y सेट का एलिमेंट भी ABC है, तो रेंज और y बराबर हो गया तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो कोडोमेन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें EF आ जाएगा तो कोडोमेन तो वो भी हो गया ना। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है रेंज का। रेंज अगर हमारे
y के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा जो ये फंक्शन होगा ऑन टू होगा। कोडोमेन और y अगर इक्वल आ जाए तो वो तो इक्वल आना ही आना है, बट उसमें ऑन टू क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये देखो, ये कोडोमेन है, ठीक है, ये कोडोमेन y के बराबर तो है ही है, कोडोमेन तो y के बराबर होता ही है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब जो एक फंक्शन f x2y is said to be 1 1 and on to, या फिर इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, इफ बोथ फंक्शन इफ f is both 1 1 and on to, अगर मेरा जो फंक्शन था क्या हो जाए, अगर वो बोथ 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या कहता हूं, 1 1 ऑन टू भी कह दूंगा और बाइजेक्टिव भी कहता हूं, ठीक है। जैसे 1 1 को मैंने इंजेक्टिव कहा था, ठीक है, और ऑन टू को मैंने सर्जेक्टिव कहा था, तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव अगर दोनों है तो ऐसा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि शो करो कि ये 1 1 ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है, तो अगर ऐसा अगर सवाल पूछा जाए तो बाइजेक्टिव अगर पूछे तो इसका मतलब 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर दो, हो जाएगा। जैसे इन दोनों फंक्शन में मैं देखूं तो 1 1 कौन कौन सा, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो क्लियरली ये जो f4 है ये बाइजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट प्री इमेज भी बना रहा है और यूनिक प्री इमेज भी बना रहा है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आता है एग्जाम्पल पे, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th इन अ स्कूल, एक स्कूल में क्लास 10th के 50 बच्चों का सेट है। लेट एफ सच दैट ए टू एन बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स, ठीक है। फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है कि जो रोल नंबर है स्टूडेंट्स के, ठीक है, एक्स स्टूडेंट्स के रोल नंबर, शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए से एन पे जा रहा है, यानी सेट ए से एन नेचुरल नंबर पे जा रहा है। अगर मैं ए सेट की बात करूं तो 50 बच्चे हैं, तो 1 से लेके 50 तक कुछ होंगे, और अगर मैं सेट एन की बात करूं तो 1 से लेके तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 1 की, तो each student will have unique रोल नंबर, सबका तो यूनिक रोल नंबर ही होता है, एक ही रोल नंबर दो बच्चों के थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है, सबका यूनिक रोल नंबर होता है। इसका मतलब f इज 1 1, ठीक है। ऑन टू कह रहा है कि ये नहीं है, क्यों नहीं है मुझे एक बार सोच के बता सकते हो? 50 बच्चे हैं, नहीं इंक्लूड करो, मतलब 50। हाँ, जैसे नेचुरल नंबर तो 51 52 53 भी होता है, तो इसमें n में और भी एलिमेंट्स हैं जिनका प्री इमेज नहीं है ना। तो 51 कहां पे n में है, बट इट इज नॉट हैविंग अ प्री इमेज, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लो कि 50 बच्चों का रोल नंबर 51 52 से ही शुरू उसने किया हो, लेकिन कोई ऐसा नंबर तो जरूर आ जाएगा जो कि वो बच्चों से ज्यादा होगा, क्योंकि एन में बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और ए में लिमिटेड नंबर्स हैं, तो हर एलिमेंट का प्री इमेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एन डज नॉट हैव प्री इमेज, हर एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। तो आई बात समझ में, f11 क्यों हुआ और ऑन टू क्यों नहीं हुआ, क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट n2, ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। बताओ ये फंक्शन 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, क्यों? देखो कहां से कहां है, n से n पे है, यही है, ठीक है। तो अगर मैं fx1 को कहूं fx2 के बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब 2x1 किसके बराबर हो जाएगा, 2x2 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, x1 और x2 बराबर आ गया,
तो इसका मतलब f जो हो गया वो 1 1 हो गया। ठीक, ऑन टू की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो अगर मैं y कोई भी एक नेचुरल नंबर रख लूं, मान लो 2 रख लिया मैंने, तो x मान लो 3 रख लिया मैंने y, तो x क्या आ रहा है 3/2 आएगा, x 3/2। और 3/2 क्या नेचुरल नंबर होगा? बट वो तो नेचुरल नंबर में ही बात कर रहा है ना। यानी अगर मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा इसको, 4 3 बिलोंग्स टू n, है ना, 3 by 2 does not belongs to n। इसका मतलब फॉर एवरी y belongs to n, x does not belongs to n। हर y के लिए जो n में है, x जो होगा वो n में नहीं है। इसका मतलब दिस f is not on to। ठीक है, बात समझ में आई? कितना सिंपल ही, एक छोटा सा एग्जांपल दे दो कि मान लो अगर इसको अगर मुझे समझना हो तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ही तो मैंने बताया था, यानी y इज इक्वल टू 2x ही तो है। तो अगर मैं x को देखूं तो y/2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने y की वैल्यू कोई ऐसे जैसे 3 रख लिया, 5 रख लिया, तो 2 से कटेगा ही नहीं, है ना, और वो नेचुरल नंबर भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, अब रियल नंबर पे बात कर रहा है। ठीक है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 और ऑन टू है, ये प्रूफ करना है। तो f कहां से कहां तक है? r से r, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पे। तो अगर मैं बात करूं fx1 की और fx2 बराबर अगर हुआ, यानी देखो आप 1 1 चेक करना तो बड़ा आसान होता है, सीधे आप fx1 और fx2 को बराबर रखो, अगर x1 और x2 बराबर आ जाए तो 1 1 हो गया। बहुत आसान होता है 1 1 चेक करना। क्या करना है, fx1 को fx2 के बराबर रख दो, x1 x2 बराबर आ जाए तो 1 1 हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे fx1 fx2 रखा, तो यहाँ पे x1 की जगह x की जगह x1 और x2 की जगह x की जगह एक बार x1 रखो, एक बार x2 रखो, तो ये हो गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो गया, 2 से 2 कट गया, x1 और x2 बराबर, तो f जो हो गया आपका 1 1 हो गया। इसको प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बात करूंगा ऑन टू पे। ऑन टू जब वो पूछ रहा है प्रूफ करने को, तो देखो fx इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x हो गया, यानी x y/2 होना चाहिए, यानी x के किसी भी वैल्यू पर y एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, या फिर y के किसी भी वैल्यू पे y के किसी भी वैल्यू पर x जो है वो एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो अगर मैं यहां ध्यान देखूं तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, ठीक है, x will belongs to r, ठीक है, बिकॉज x इज इक्वल टू y/2 और y/2 जो होगा वो r में होगा। तो इसका मतलब जो मेरा ये फंक्शन है वो ऑन टू भी हो गया। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, f इज बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव।